नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। पहली रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण किया गया, जिसे 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से यूपी वासियों को क्या कुछ फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे सौगात में मिला, जिसका लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दें, लखनऊ से कानपुर तक का बना ये एक्सप्रेसवे करीब 4300 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो 61 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 4 घंटे से जाम को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आज एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया गया। कानपुर से लखनऊ आने जाने में जो समय 2 घंटे लगता था, वही दूरी घट करके 40 मिनट हो गई है। इससे उत्तर प्रदेश में लगातार विकास होगा और जो यात्री सफ़र करते हैं उनको कहीं न कहीं जाम से निजात मिलेगी। फिलहाल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल से किया। साथ ही उन्नाव में भी एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम को लेकर के वहां पर भी एक कार्यक्रम किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश व्यापी घर घर अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड पर थी और अब समाजवादी पार्टी घर घर जाएगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जनसंपर्क अभियान करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जो जिला कमेटी हैं, जो शहर कमेटी हैं, इसके जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, उनको इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल इस रणनीति के जरिए समाजवादी पार्टी केवल अपनी जन कल्याणकारी घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाएगी, बल्कि बूथ स्तर पर पार्टी का एक अभूतपूर्व डिजिटल ढांचा भी खड़ा करने जा रही है। पार्टी के इस प्रयास को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और साथ ही अभियान के तहत सपा कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव, कस्बों और मोहल्लों में घर घर दस्तक देंगे। साथ ही इस दौरान पार्टी की नीतियां और भावी योजनाओं और चुनावी घोषणाओं के पत्र भी बांटे जाएंगे। कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है आम जनता को यह समझाना कि सपा की सरकार बनने पर उनके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी 13 जुलाई को लखनऊ पहुंची, जहां पर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यों की समिति 15 जुलाई तक राजधानी में रहेगी। इस दौरान समिति लगातार बैठकें कर विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और अन्य स्टेक होल्डर्स से सुझाव और राय लेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। इलेक्शन को लेकर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। जेपीसी लगातार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है, वहां के जनप्रतिनिधियों से, हितधारकों से मुलाकात कर रही है। इसी कड़ी में कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो राजधानी लखनऊ पहुंची और साथ ही जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पीपी चौधरी, वो भी लखनऊ पहुंचे। 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के लगातार जेपीसी की मैराथन बैठकें होंगी, जिसमें तमाम हितधारक, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही उनके सुझाव मांगे जाएंगे। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विपक्ष इसका विरोध करता आ रहा है और इस जेपीसी में जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी शामिल किए गए हैं। देखिए, कल जो बैठक होगी उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, साथ ही वित्त विभाग के, श्रम विभाग के, पर्यटन विभाग के, गृह विभाग के तमाम अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे और उसके अलावा 15 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कई राजनीतिक दल शामिल होंगे। तमाम विपक्षी पार्टियां हों, तमाम जनप्रतिनिधि हों, तमाम स्टेक होल्डर हों, उनके साथ जेपीसी के मेंबर बैठक करेंगे और उनके सुझाव लेंगे। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को जमीनी स्तर पर लागू करने की कवायद अब तेज हो गई है।
कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बहाव के कारण एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं पर बाढ़ का पानी खेतों में घुसने से किसानों की खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ की यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। मामले को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की है हमारे सहयोगी अली मेहंदी ने। क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ने से गंभीर स्थिति बन गई है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, इस वक्त जो गंगा का पुल था, आने जाने वाले लोगों का पुल था, वो इस तरह टूट चुका है। गंगा का इतना तेज टाइम बहाव है जो यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरठ से चांदपुर के लिए मार्ग जाता है, जहाँ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है, जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब में पानी पहुंच चुका है। मेरे साथ में जो क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या इस वक्त गांव की स्थिति है, गंगा का स्तर जो है कितना बढ़ चुका है। क्या शुभ नाम है आपका? सरदार जय सिंह, भारतीय किसान यूनियन टकैत उपाध्यक्ष हूँ मैं। हम सुबह से यहाँ हैं लगभग 7 बजे से। रात यो पानी के बहाव से, तेज बहाव से ये रोड बह चुका है। इस रोड का चांदपुर मार्ग है, हस्तिनापुर से लेके चांदपुर को टच होता है। तो ये जो पहले 2 साल पहले हमने दिया था, दीपक मीना डीएम साहब थे, उन्होंने यहाँ 14 पुल का प्रपोजल दिया था। मैं ये कहना चाहूँगा, जब माननीय हमारे जो विधायक बने थे खटीक साहब, बनते ही जो आप पहली पुलिया देख के आए हैं, मेरे पास वीडियो प्रूफ पड़ा है, मैं भेज दूंगा आपको। उन्होंने क्या वादा किया था सभी जानते भी होंगे कि इस रोड जब वो पुलिया टूटी थी, चलो वो बनवा दी, इस रोड पे 5 पुलिया बनेंगी मेरी सरकार में। आज उनका मतलब कि 4 साल हो गए हैं, पुलिया तो दूर की बात है, दर्शन ही नहीं हुए। ठीक है, दूसरी बात सुनो, पिछले साल पीछे पानी आया, हम किसी के पास, मैं कह रहा हूँ, उनका एक बंदा तक नहीं आया, एक बंदा तक नहीं आया उनकी वहाँ से कि किसी का हाल पूछने कि किसान जिंदा हैं या मर गए हैं कुछ। और बात रही इस इलाके की, इस इलाके में सबकी फसल कट चुकी है, एक की फसल भी हो तो मुझे बता दीजिए। इस इलाके में 10 से 15 गांव ऐसे हैं जिनकी पकी फसल खड़ी है इसी पानी के कारण। ठीक है जी, और ये पकी फसल का नुकसान हो रहा है। और ये एक गांव को बचाइए, जो पानी जा रहा है किसी के घर में थोड़ी जा रहा है, ये जा रहा है गंगा में पानी। इस पर रोक जब लगाई जाए कि किसी के घर में पानी जाए, जब गंगा में पानी जा रहा है तो ये फिर किस बात पे बांधना चाहते हैं, ये सवाल है मेरा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जल शक्ति मंत्री हैं, भाई इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि वे अपने क्षेत्र की, मतलब प्रदेश के तो जल शक्ति मंत्री हैं, पर जो हमारा दुर्भाग्य ये हमारे अपने क्षेत्र की बाढ़ नहीं रोक पाते। अब क्या कारण है, क्या नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते जब जिन्होंने वोट लिया, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, एक बार नहीं 2-2 बार, तो इनकी परेशानियां तो देखनी चाहिए, किसानों के बीच में तो आना चाहिए, दुख दर्द में तो लोगों के बनना चाहिए। तो इस पे हमारा यही है, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा ना, हम क्षेत्र परेशान है, आप सभी देख रहे हो यहाँ पे। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। हम ग्राउंड जीरो में पहुंचने के बाद में हमने आपको सब चीज़ दिखाई है, किस तरीके से जो गंगा का पानी है उसके कटान से ये पुल टूट गया है पूरा। लोगों को परेशानियों का सामना पूरा करना पड़ रहा है। हमने किसानों से बातचीत की है, किसानों ने सारा कुछ हमें बताया मौके पर पहुँच कर कि उनकी जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो गई है। किसानों का जो पूरे साल की मेहनत होती है वो उनकी बर्बाद हो गई है। इसी वजह से बर्बाद हुई है, क्यों? बारिश का पानी और गंगा का पानी मिलकर पूरे गाँव में दौड़ चुका है। बड़ा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब से नहीं, कई वर्षों से बता रहे हैं इसकी मांग उठाई जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बात कर रहे हैं प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटीक की, जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, 2 बार में विधायक है। उन्होंने भी यहाँ पर जनता से काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन उन वादों पर अभी तक वो अपना खरा नहीं उतरे हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया वॉइस की टीम पहुंची थी और पूरे हालात का जायजा लिया था। ग्राउंड इंडिया वॉइस के लिए मेरठ से अली मेहंदी। आईआईटी कानपुर 15 जुलाई 2026 को अपना 59वां दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आईआईटी के विशिष्ट पूर्व छात्र और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयन का शिरकत करेंगे। इस साल विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लगभग 3104 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। पूरी जानकारी दे रहे कानपुर से सहयोगी रजत राजपूत। आईआईटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जो इस बार 59वां इनका दीक्षांत समारोह आईआईटी का हो रहा है, उसके लिए एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें जानकारी दी गई कि ये दीक्षांत समारोह जो है 15 जुलाई को
सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा और 11 बजे तक चलेगा। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका करेंगे, जो कि यहीं से पास आउट हैं, और इसकी जो अध्यक्षता होगी वो मणिंद्र अग्रवाल जो IIT के निदेशक हैं उनके द्वारा की जाएगी। आपको बताते चले कि पूरे टोटल 3104 विद्यार्थी जो इस बार मानद उपाधि लेंगे, और इस दीक्षांत समारोह में जिनको सम्मानित किया जाएगा 3104 विद्यार्थी हैं जो पास आउट हुए हैं। और इसके लिए एक ड्रेस कोड भी रखा गया है, जिसमें जो महिला स्टूडेंट हैं, बच्चियां हैं, उनको सलवार सूट और पजामे पहन के आना है। वहीं जो पुरुष विद्यार्थी हैं उनको कुर्ता पजामे का ड्रेस कोड दिया गया है। कानपुर से इंडिया वॉइस के लिए मैं रजत राजपूत। बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर को मिले दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की जांच की प्रगति जानने की इच्छा जताई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी कि SIT को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये भी बताने को कहा है कि जांच टीम का गठन किन परिस्थितियों में और किस उद्देश्य से किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित SIT अपनी जांच की वर्तमान स्थिति अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेटस रिपोर्ट में जांच की प्रगति के साथ साथ SIT के गठन से जुड़ी पूरी जानकारी भी शामिल की जाए। अदालत ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और पूरी प्रक्रिया को कोर्ट की निगरानी में संचालित करने की मांग की है। उनका कहना है कि देश विदेश से श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए दान की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की स्थिति समाप्त हो सके। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और दान के दुरुपयोग का आरोप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इसे 20 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच SIT द्वारा सरकार की तरफ से कराई जा रही है, तो अब तक जांच कहां तक पहुंची, उसका विस्तृत रिपोर्ट की प्रगति क्या है, वो 20 जुलाई को अदालत के सामने पेश करने के लिए अदालत की तरफ से सरकार को कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका दायर की गई है। पहला याचिकाकर्ता नागेंद्र गोस्वामी ने स्वयं दायर की है, जिसमें कथित चंदा चोरी की जांच CBI से के साथ कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ ट्रस्ट के खातों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG से व्यापक ऑडिट कराने की मांग की गई है। जबकि दूसरा याचिकाकर्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव के तरफ से दायर की गई है, जिसमें CBI जांच कराने की मांग की गई है। तीसरा याचिकाकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से सांसद है सुधाकर सिंह के तरफ से दायर की गई है, जिसमें ट्रस्ट से के सभी वित्तीय लेन देन को कोर्ट की निगरानी में CBI जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग उठाई गई है। दायर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिले दान और चढ़ावे का उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितता हुई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने और CBI से जांच कराने के साथ साथ ट्रस्ट के सभी वित्तीय लेन देन को फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग उनके तरफ से उठाई जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट के खाते, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अपील की याचिका दायर की गई है, ताकि किसी भी संभावित साक्ष्य को छेड़छाड़ सरकार के तरफ से या फिर जांच एजेंसी के तरफ से न की जाए। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक भी खूब हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है, जबकि सरकार और ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा जाना बाकी है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि 20 जुलाई को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं SIT अपनी जांच की स्थिति अदालत के समक्ष रखेगी। इसे विशेष अदालत या तय करेगी कि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा, कैसे इसकी रिपोर्ट जारी होगी और सरकार को क्या कुछ निर्देश होता है वो अदालत को देना है। अदालत इस पूरे मामले पर कितना अपना पक्ष रखती है वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार। इधर मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। सोमवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली मेरठ हाईवे पर स्थित काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। पूरी जानकारी दे रहे मेरठ से सहयोगी अली मेहंदी। बीते 15 मई को मेरठ में हुए ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसमें अलग अलग संगठन के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में आज मेरठ में दिल्ली से चलकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और पीड़ित परिवार से मिलने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन उनको दिल्ली मेरठ हाईवे पर काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे बातचीत की गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने यह आरोप लगाया कि ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, जो उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। करीब 2 घंटे तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहीं अधिकारियों के बीच वार्तालाप करता रहा, जिसमें कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और परिजनों में से एक किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जो भी कानूनी कार्रवाई हो जल्द से जल्द पूरी की जाए और सरकार उनकी मदद करे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली 27 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर इस हत्याकांड को लेकर एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में सुनाई देगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।